नमस्कार। होली मुबारक हो आप सभी को। उम्मीद करता हूँ आपकी इस वर्ष की होली बहुत ही मंगलमय, खुशहाल बीती होगी। होली एक बहुत ही अच्छा अवसर होता है हमारे भारतवर्ष में, जब ना केवल हिंदू धर्म बल्कि सभी धर्म के लोग एक दूसरे से मिलने का एक अच्छा मौका पाते हैं। और हाँ, अच्छे अच्छे मधुर मधुर मिष्ठानों का आनंद लेने का ये बहुत ही अच्छा अवसर है। उम्मीद करता हूँ आप सभी ने होली को उसके रंगों के साथ बहुत ही आनंदमय तरीके से एंजॉय किया होगा। जब से मैंने ये आरोही क्लासेस का चैनल शुरू किया, तब से मैं इस बारे में चर्चा करते आया हूँ कि इंग्लिश सीखने के लिए ना केवल ग्रामर बल्कि लिटरेचर पर भी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। लिटरेचर हमें इंग्लिश में वो पंख देता है जिससे हम ऊंची उड़ान उड़ सकते हैं। Speaking English or language, any other language, correctly is very important, and for that grammar is there. But to make it more lavishing, more fabulous, more inspiring, you need literature. आपको लिटरेचर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि लिटरेचर में एक्सप्रेशंस की वो क्वालिटी आपको सीखने का मौका मिलता है जो उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में होता है, जो वहाँ के कल्चर से निकला है। चूँकि वो वहाँ के कल्चर से निकली हुई चीज़ें होती हैं, तो उसके बेस्ट एक्सप्रेशन को हम उसके नेटिव स्पीकर्स द्वारा लिखे गए या पोएट लॉरिएट्स द्वारा लिखे गए एक्सप्रेशंस के लहजे में बेहतर समझ पाते हैं। बहुत सारे लोगों का, जिन्होंने वीडियो देखा, मेरे से ये प्रश्न रहा कि क्या आप ये जो चैनल है स्पेसिफिकली सिर्फ़ और सिर्फ बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए आपने ये चैनल शुरू किया है। मैं उनसे कहना चाहूँगा कि फ़ोकस तो मेरा बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स पर ही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि इससे दूसरों को फ़ायदा नहीं हो सकता। इंग्लिश तो इंग्लिश है, और फिर लिटरेचर तो अपने आप में एक आर्ट है। मैं चाहूँगा कि आप हमसे जुड़ें और उसका आनंद लें। आपको मज़ा भी आएगा, और जब हम कविताएं, कहानियाँ पढ़ेंगे तो आपको उसमें रस मिलेगा, मज़ा आएगा, और साथ ही साथ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। As far as learning is concerned, the learning is going to help everybody. ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी पर्टिकुलर क्लास को ही उससे फ़ायदा होगा। जो कोई भी इनमें से अच्छे वर्ड्स को, इनमें से अच्छे एक्सप्रेशंस को, इडियम्स को, प्रोवर्ब्स को, फिगर्स ऑफ स्पीचेस को सीखेगा, वो कहीं ना कहीं उन्हें अपने एक्सप्रेशंस को इन्हांस करने के लिए यूज़ करेगा। तो उनकी कम्युनिकेशन ऑब्वियसली और स्ट्रांग होती जाएगी, वेदर इट इज़ रिटन और स्पोकन। तो शुरुआत मैंने यहाँ से की है। बाकी मेरे पास बहुत सी क्वेरीज़ आई कि आप स्पोकन इंग्लिश के लिए भी कुछ बनाएं, तो उस पर मैं अभी बाद में काम करूँगा। फ़िलहाल मेरा फोकस ये है कि मैं अभी बहुत बेसिक इंग्लिश से आगे लेकर चलूँ। आज मेरा प्रयास रहेगा क्लास 12 की बुक का एक पोइट्री सेक्शन का पोएम उठाऊं और उसको शब्दशः एक एक वाक्य करके बाइलिंगुअल हम उसे समझेंगे। बाइलिंगुअल मीन्स we will use both the languages, Hindi and English. Obviously the poem is written in English, but I'll try to explain line by line in Hindi so that the students who are there in Hindi medium schools can easily grasp them. तो बच्चे ऐसे हैं, ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं यहाँ पर, जो चाहेंगे कि हिंदी में इसका एक्सप्लेनेशन मिले, तो उनके लिए बेहतर होगा। तो उम्मीद करता हूँ आज जो हम पोएम पढ़ेंगे वो आप एंजॉय ज़रूर करेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा था कि हम बिहार सेकेंडरी एग्ज़ामिनेशन बोर्ड BSEB बिहार बोर्ड की क्लास 12 की इंग्लिश की जो किताब चलती है रेनबो पार्ट 2 के पोएट्री सेक्शन का पहला पोएम आज शुरू करेंगे। आज हमारे सामने ये पोएम यहाँ पर है, जिसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ये टाइटल
पोएम की ही लाइन से लिया गया है और इसको लिखने वाले जो पोएट हैं उनका नाम है जॉन डोन। जॉन डोन अपने समय के एक अग्रणी कवि के रूप में देखे जाते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि 16वीं और 17वीं शताब्दी में इनका काफ़ी बोलबाला था और लिटरेचर में इन्होंने बहुत से अच्छे अच्छे कार्य किए हैं। इनको मेटाफिजिकल पोएट के नाम से भी जाना जाता है। तो इनका आज छोटा सा पहले हम परिचय लेते हैं और फिर हम इस कविता को लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए इनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम शुरू करते हैं। जॉन डोन 1572 to 1631, the pioneer of a new kind of lyrical and satirical verse called metaphysical, was born in London into a prosperous Roman Catholic family of traders at a time when England was staunchly anti-Catholic. जॉन डोन, जिनका जन्म 1572 ईस्वी और मृत्यु 1631 ईस्वी में हुई, वो पायनियर थे। पायनियर यानी प्रणेता या अग्रणी थे एक नए प्रकार के न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड सटायरिकल। लिरिकल का मतलब होता है ऐसी कविताएं जो गीत के रूप में होती हैं, गीतिक होती हैं, गीतबद्ध होती हैं, और सटायरिकल यानी जिसमें व्यंग की झलक हो, व्यंग किया गया हो किसी बात पर, वैसे वर्स में ये लिखा करते थे। और इन्हें मेटाफिजिकल भी कहा जाता था। मेटाफिजिकल कहने का मतलब छोटे शब्द संक्षेप में हम यदि वर्णन करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि ये आध्यात्मिक कवि थे, यानी एक ऐसे कवि जो अपनी बातों में ज़्यादातर दर्शन और आध्यात्मिक विचारधारा को साथ में लेके चलते हों, ये वैसे पोएट थे। तो इसलिए इनको मेटाफिजिकल पोएट कहा गया है। और इनका जन्म लंदन में एक बहुत ही खुशहाल परिवार में, प्रॉस्परस का मतलब होता है खुशहाल, धनी, धन धान्य से भरपूर, ऐसा परिवार में हुआ जो धर्म से रोमन कैथोलिक थे। रोमन कैथोलिक आप जानते होंगे, क्रिश्चियंस में दो मान्यताएं, दो पंथ चलते हैं, एक होता है प्रोटेस्टेंट और एक होता है रोमन कैथोलिक। तो ये रोमन कैथोलिक पंथ से थे और इनका परिवार जो था वह मुख्य रूप से ट्रेडर्स थे, यानी कि व्यापारी थे। और उस वक्त ये इंग्लैंड में थे जब इंग्लैंड में एंटी कैथोलिक हवा बही थी, यानी कि कैथोलिक समुदाय के खिलाफ वहाँ के लोग और वहाँ की जनता हुआ करती थी। उस वक्त इन्होंने वहाँ पर जन्म लिया, यानी लंदन में। ऐसे अवस्था में इस वक्त इनका एक खुशहाल परिवार में जन्म हुआ जब लंदन की आबो हवा इनके खिलाफ थी। डन वॉज forced to leave Oxford University without a degree because of his religion. अगर आपने लिटरेचर की थोड़ी बहुत पहले पढ़ाई की होगी या उसके इतिहास के बारे में जाना होगा तो आपको पहले ज़रूर पता चला होगा कि यूनिवर्सिटी विट्स के नाम से बहुत सारे पोएट्स और लेखक जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे को जाना जाता है। उस वक्त ही जॉन डोन भी वहाँ पर हुए और उनको इनके धर्म के कारण ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया, क्योंकि ये रोमन कैथोलिक थे। और हम पहले ही ये भूमिका जान चुके हैं कि एंटी कैथोलिक उस समय की आबो हवा थी। तो इनके रोमन कैथोलिक होने के कारण इनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बिना डिग्री लिए ही निकाल दिया गया। ही स्टडीड लॉ एंड थियोलॉजी। इन्होंने लॉ की पढ़ाई की, कानून की पढ़ाई की, और थियोलॉजी का अर्थ होता है धर्मशास्त्र की भी पढ़ाई की। He also participated in 2 naval expeditions and became secretary to a powerful noble, a job he lost when he was briefly sent to prison for secretly marrying his patron's niece. इनको 2 समुद्री यात्राओं पर, नेवल एक्सपेडिशंस पर, एक्सपेडिशंस का मतलब होता है जो लंबी चौड़ी खोज की यात्राएं होती हैं या किसी कार्य, किसी अभियान पर समुद्री यात्राएं जो की जाती हैं नेवी के द्वारा, उसको नेवल एक्सपेडिशंस कहते हैं। उसमें इन्होंने 2 ऐसे एक्सपेडिशंस में हिस्सा लिया और एक बहुत ही पावरफुल नॉबल के सेक्रेटरी यानी सचिव के तौर पर भी इन्होंने वहाँ पे काम किया। लेकिन ये वैसी जॉब रही जो इन्हें छोड़ना पड़ा, या यूँ कहें कि इन्हें उस जॉब से हटा दिया गया और कुछ समय के लिए, ब्रीफली यानी कि बहुत थोड़े समय के लिए, इनको
प्रिजन यानी कि कैद में भी डाला गया, जेल में भी डाला गया। कारण यह था कि इन्होंने अपने संरक्षक, पैट्रन मतलब होता है संरक्षक, जो इनको संरक्षण दे रहा था, उस व्यक्ति की भतीजी से ही इन्होंने चुपचाप शादी कर ली थी, जिसकी सज़ा इनको दी गई और इनको कुछ दिन के लिए कारावास में डाल दिया गया। इन 1615, at the age of 42, John Donne accepted ordination in the Anglican Church and soon became one of the greatest preachers of his time. 1915 ईस्वी में जब ये 42 साल के हुए तो जॉन डोन के सामने एक प्रस्ताव आया कि आप इंग्लैंड के चर्च में प्रीचर बन जाएं, क्योंकि ये फिलोसॉफिकली और स्पिरिचुअली बहुत रिच थे। रिच कहने का मतलब इनके पास वैसे विचारधाराएं थीं जो दूसरों को प्रभावित कर सकती थी, समाज को प्रभावित कर सकती थी पॉजिटिव वे में। तो एक टीचर होता है और एक प्रीचर होता है। टीचर शिक्षण देता है, किताबों की शिक्षा देता है, व्यवहारिक ज्ञान भी देता है, और प्रीचर ओवरऑल हर तरह की शिक्षा देता है जो एक मानव निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हुए अपनी शिक्षा दीक्षा को आगे बढ़ाता है। यानी कि एक ऐसा गुरु जो किसी के जीवन में पूर्णतः परिवर्तन ला सके। अगर वह गलत राह पर है तो उसको सही राह पर ला सके, तो उसको प्रीचर कहते हैं। आमतौर पर प्रीचिंग्स जो हैं हर धर्म में होती हैं। हमारे यहाँ सत्संग होता है, उसमें भी जो गुरु होते हैं वो प्रीचिंग करते हैं। उसी तरह से क्रिश्चियनिटी में भी प्रीचर्स होते हैं, या फादर्स होते हैं, पादरी होते हैं, पोप होते हैं। वे लोग प्रीचिंग्स देते हैं लोगों को। जो भी चर्च में जाएंगे वो उनको सिखाते हैं कि उन्हें धर्म के रास्ते पर कैसे चलना चाहिए, कौन सी अच्छी अच्छी बातें वो अपने जीवन में ला करके अपने जीवन को और सुंदर और अच्छा और दूसरों के लिए भी अच्छा बना सकते हैं। तो ये इनके सामने एक प्रस्ताव आया कि आप एंग्लिकन चर्च में प्रीचर बन जाएं, और उन्होंने इस चीज़ को स्वीकार किया और अपने समय के एक महान प्रीचर के रूप में वो भर कर सामने आए। इन लव लिरिसिज्म, डोन ब्रोक कंप्लीटली विद द पेट्रार्कन ट्रेडिशन, इंट्रोड्यूसिंग एन इंटेलेक्चुअल एंड कॉलोक्यूल टोन। पेट्रार्कन ट्रेडिशन होता है, इसके बारे में अभी ज़्यादा मैं चर्चा नहीं करूँगा। पेट्रार्कन स्टाइल में पोइट्री लिखी जाती थी पहले, तो उसको इन्होंने उस ट्रेंड को ख़त्म करते हुए एक नया स्टाइल जो है वो पोइट्री लिखने का इंट्रोड्यूस किया, जिसमें इन्होंने इंटेलेक्चुअल और कॉलोक्यूल टोन को अपनाया। इंटेलेक्चुअल मतलब बौद्धिक, यानी कि जिसमें इंटेलिजेंसी और बौद्धिक क्षमता ज़्यादा दिखे, ऐसे तार्किक बातें इन्होंने अपनी कविताओं में डाली जो लोगों को बहुत ज़्यादा टीज़ करती थी, प्रभावित करती थी। और कॉलोक्यूल टोन का इस्तेमाल किया, यानी कि बोलचाल की भाषा में, बहुत सरल भाषा में इन्होंने बौद्धिक बातों को बहुत ही गहराई से समझाने का प्रयास किया। His love poems use the latest discoveries of science and geography to hammer home a point and combine passion with verbal and intellectual teasing. इनकी प्रेम की कविताओं में भी इन्होंने विज्ञान और भूगोल जैसे विषयों के तर्क को और चीज़ों को अपनाने की कोशिश की। उसमें इनके उदाहरणों को डाला ताकि जो लोग हैं उनके अंदर एक नया जज्बा आए पढ़ने का, और शब्दों के साथ साथ बौद्धिक स्तर पर उनके अंदर एक उत्सुकता पैदा की जा सके। टीजिंग का वैसे मतलब तो होता है छेड़ना, लेकिन यहाँ पर हो गया कि उसको जागृत कर देना, जो रीडर है उसके अंदर उत्कंठा जो है वो पैदा कर देना, वो इच्छुक हो जाए पढ़ने का, ऐसा उसके अंदर भाव पैदा कर देना। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया कि विज्ञान और ज्योग्राफी पर इनकी अच्छी पकड़ थी, तो उसके काफ़ी सारे उदाहरण और शब्दों का प्रयोग इन्होंने अपनी कविताओं में किया। डन इज़ वेल नोन फॉर हिज सॉन्ग्स एंड सॉनेट्स, सटायर्स एंड द एलिजीज एंड सरमॉन्स। ये जो डार्क में लिखा हुआ है ना, सन्स एंड सॉनेट्स, सॉन्ग्स एंड सॉनेट्स, सटायर्स एंड द एलिजीज, ये इनकी रचनाओं के नाम हैं। वैसे सॉनेट्स का मतलब होता है एक खास प्रकार की कविता जो 14 लाइन्स की होती है, उसके बारे में वृहद हम चर्चा करेंगे। सटायर्स हो गए व्यंग, और एलिजीज मैंने शुरुआत में ही स्टार्टिंग वीडियो में बताया था
एलेजीज मतलब दुख के समय या किसी प्रकार की विरह हो, वेदना हो, उसको झलकाने के लिए जो कविताएं हम लिखते हैं वो एलेजीज कहलाती हैं। सरमॉन्स हो गए, प्रीचिंग्स करने के लिए, उपदेश देने के लिए जो बातें कही जाती हैं उनको सरमॉन्स कहा जाता है। तो ऐसी इन्होंने कई सारी कविताओं की रचना की है। जेन्युइन पोएटिक फीलिंग्स, हार्श मीटर्स, स्ट्रेन्ड एंड whimsical images characterize all his poetic creations। इनकी कविताओं में जितनी भी इनकी कवित रचनाएं हैं उनके चारित्रिक गुणों में यह है शुमार कि ये एक ऐसी छवि प्रस्तुत करते हैं जो कि बिल्कुल अद्भुत है, बिल्कुल जेन्युइन जो भाव है वो वास्तविक भाव जो इनके मन में होता है वो अपनी कविताओं के माध्यम से कह पाते हैं। दूसरी बात, जो इन्होंने छंदों का इस्तेमाल किया, मीटर्स का इस्तेमाल किया, वो बहुत ही कह सकते हैं कि जटिल होते हैं, आसान नहीं होते। हार्श मीटर्स कहने का मतलब यहाँ पर हो गया कि जिनकी संरचना इतनी आसान नहीं है समझनी, वैसे मीटर्स का ये इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रेन्ड एंड whimsical इमेजेस को ये फॉर्म करते हैं और ये सब इनकी कविताओं के चारित्रिक गुण हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इनका छोटा सा जो परिचय है वो अच्छे से समझ में आया होगा। चूँकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी इसलिए कविता का जो एक्सप्लेनेशन है, पोएम का जो एक्सप्लेनेशन है वो इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करूँगा। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क in the comment section. I'll be surely answering all of them. Thank you. Good night.